राजिम के दुधकैया गांव में सांप्रदायिक हिंसा में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। 1 साल पुराने मंदिर विवाद से जुड़ा मामला। गवाही देने वाले युवक के साथ मारपीट से भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने कई घरों में लगाई आग। पुलिस पर भी किया गया पथराव। 3 जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है, जो आस्था, परंपरा और शांति की भूमि है। लेकिन उसी राजिम से महज 12 किलोमीटर दूर दुधकैया गांव में बीती रात हालात ऐसे बिगड़े कि श्रद्धा की धरती हिंसा का मैदान बन गई। करीब 1 साल पहले शिव मंदिर में प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की घटना ने गांव में तनाव की नींव रख दी थी। मामला कानून के दायरे में सुलझने के बजाय अंदर ही अंदर सुलगता रहा। हाल ही में इस प्रकरण में 2 नाबालिगों समेत 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद गवाही देने वाले युवक के साथ की गई मारपीट ने हालात को बेकाबू बना दिया। देखते ही देखते गांव में उन्माद फैल गया। पथराव हुआ, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया और भीड़ ने खुलेआम कानून को चुनौती दी। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब हिंसक भीड़ ने पुलिस को ही निशाना बना लिया। पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद समेत 3 जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल गांव में तनाव है, लेकिन हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि घटना उनके संज्ञान में है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनको पर सख्ती से कार्रवाई, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। राजिम की ये घटना अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय भी बन चुकी है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर हमला और गवाही देने वालों के साथ मारपीट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तत्व जानबूझकर छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस घटना में बीजेपी का हाथ भी हो सकता है। कांग्रेस न्यायिक जांच की मांग करती है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश रहा है और यहाँ लगातार षड्यंत्रकारी लोग राजनीतिक षड्यंत्र भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज और धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने मंदिर तोड़ा, जेल गए, वापिस आए और फिर से किसान भाइयों और गांव के लोगों को मार रहे हैं। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज को भी समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और शासन प्रशासन ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव में दुर्भाग्यजनक घटना हुआ। वहां पे 2 से 3 घरों को आग लगाया गया। जो गवाह हैं उनको डराया धमकाया, मारपीट किया जाता है। पुलिस प्रशासन को सवेरे से सूचना मिली, लेकिन समय पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उग्र ग्रामीणों ने घरों को आग लगा दिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंची और ग्रामीणों पे लाठीचार्ज हुआ। कई घायल है। आज भी प्रशासन, सरकार इसको दबाना चाह रही है। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकार की फेलियर और लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति की वजह से घटना घटी है। छत्तीसगढ़ की पहचान अब तक शांति के टापू के रूप में रही है, लेकिन बीते 2 वर्षों में बलौदाबाजार, रायगढ़, कवर्धा, कांकेर और अब राजिम में हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सांप्रदायिक घटनाएं छत्तीसगढ़ की पहचान पर गहरे सवाल खड़े कर रही हैं। जब आस्था पर हमला होता है, जवाब भीड़ देती है और कानून के रक्षक खुद ही लहूलुहान हो जाते हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना होगा कि दोषियों पर कितनी कठोरता से सरकार कार्रवाई करती है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रदेश माना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय से राज्य की इसी पहचान पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य में आयोजित कुंभ मेले से ज्यादा कुछ ही दूरी पर स्थित दुधकैया गांव ने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुधकैया में सांप्रदायिक हिंसा ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने के साथ साथ ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या छत्तीसगढ़ वाकई अब भी उतना ही सुरक्षित है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं? प्रदेश में हो रही ऐसी घटनाओं पर सियासत कितनी जायज?
राजिम हिंसा पर कांग्रेस क्यों कर रही न्यायिक जांच की मांग? राजिम की घटना पर सरकार के दावों में कितना दम? चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। अमित जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं PC रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। तो शुरुआत में रथ साहब आपसे ही करना चाहूँगा। बड़ा सवाल यही है, जो हमारा पहला सवाल है कि भाई छत्तीसगढ़ की जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं अब बदलती सी दिख रही है। एक के बाद एक लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। पहले बलौदाबाजार, फिर रायगढ़, फिर कवर्धा, उसके बाद कांकेर और अब ये राजिम में घटनाएं। तो क्या कारण क्या मानते हैं आप? और जैसा कि अभी केदार गुप्ता जी ने कहा कि कुछ तत्व हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो कौन से वो तत्व हैं? उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है और कब उन पर लगाम लगेगी? क्या लगता है आपको रथ साहब? रथ साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? लगता है रथ साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं। यही सवाल मेरा अमित जी से रहेगा। अमित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी अमित जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप क्या कारण मानते हैं इसको? जी जी, देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। जी देखिए, हमारा ये मानना है, जब गुनाहगार पे घूमे तो समझो सत्ता की भी कहीं ना कहीं उन्हें छूट दी गई है। और अगर न्याय रंग देखकर बांटने लगे तो ये समझ जाइए तो लोकतंत्र की नींव खुद ब खुद टूटती दिखती है। देखिए, ये घटना घटी और जो रिपोर्ट आपने दिखाया, निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि कानून व्यवस्था की ये नाकामी है। क्योंकि पूरा अगर आप देखेंगे, 1 साल पहले जिस प्रकार से रिपोर्ट आई कि शिव मंदिर को तोड़ा गया था, उन आरोपियों को जेल हुई थी, वो जमानत पे छूटे थे, तो क्या वो बाहर जो आए थे उनके ऊपर निगरानी नहीं रखी जा सकती थी? अगर प्रशासन सजग होता, सतर्क होता, तो क्या ये घटना टल सकती थी? और भाजपा सरकार में अपराधी के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि वो बार बार कानून को चुनौती देने लग जाते हैं? ये एक अहम प्रश्न है। दूसरा, प्रशासन ने अगर समय रहते उन आरोपियों पे कार्रवाई की होती तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण पर सवाल है। क्या भाजपा शासन में कुछ लोगों को, दिव्यांशु जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण मिल रहा है? ये भी एक गहन चिंता का विषय है और कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। जिस प्रकार से आपने रिपोर्ट में दिखाया कि शांति का टापू हमारा छत्तीसगढ़ था, लेकिन जिस प्रकार से कवर्धा की घटना, रायगढ़ की घटना, कांकेर की घटना, बलौदाबाजार की घटना, अब फिंगेश्वर में जो एक घटना घटी है, मुझे लगता है सरकार कार्रवाई पर अगर समान रूप से कार्रवाई करे और जिस प्रकार से अपराधियों में खौफ का वातावरण बने तो ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग भी करूंगा कि हिंसा के बाद जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा भी मिले और उनको मुआवजा भी तत्काल दिया जाए, ताकि उन्हें कुछ तो शांति मिले। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर घटना घटी है, ये हमारे शांति का टापू जो छत्तीसगढ़ कहा जाता है, जो राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का धाम है, वहां पर जो हम रहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं पूरे विश्व में, ये कहीं ना कहीं उसमें एक दाग जरूर लगाने का प्रयास हुआ है। इसकी जितनी भी कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो करनी हम सबको चाहिए। चलिए ठीक है रथ साहब, मैं आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन पहले ले लूं प्रवीण साहू जी से, उसके बाद आपके पास आता हूं। जी प्रवीण जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय अमित जी, पृथ्वीराज जी और दिव्यांश जी, आपको भी प्रणाम। देखिए, लगातार सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि देखिए सरकार ने संज्ञान लिया है और जितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए सरकार की तत्परता इस प्रकार से दिखती है कि तत्काल वहां पर पुलिस बल भेजा गया। लेकिन अगर हम कहें तो कुछ निश्चित रूप से अराजक तत्व है जो कहीं ना कहीं प्रदेश का जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार तत्काल कार्रवाई की है। और देखिए, जो ये विषय आज का नहीं है, 1 साल पहले जब इन अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं शिव मंदिर को तोड़ा, तब भी सरकार ने तत्काल कार्रवाई किया। वो तो न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से उनको जमानत मिला,
तो निश्चित रूप से सरकार की कोई कमी नहीं है। जैसे ही प्रकरण अगर विषय जो है सबके लाइमलाइट में आता है, सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और देखिए जो हल्का फुल्का वहां पर तनाव था, निश्चित रूप से उसको भी पर्याप्त पुलिस बल के माध्यम से सरकार ने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया है। और देखिए कांग्रेस की तुलना में निश्चित रूप से हमारा प्रदेश बहुत अच्छा है। इनके कार्यकाल में तो बिरनपुर की घटना हुई थी और निश्चित रूप से आंख मूंद कर सोए हुए थे वहां के, अगर हम कहें तो विधायक, पूर्व विधायक जो रविंद्र चौबे जी हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, किसी ने संज्ञान नहीं लिया था और गए लगभग 2 से 3 वहां पर मृत्यु हुई थी। तो लगातार ऐसी घटना उनके कार्यकाल में होती थी, हमारे काल में घटना हुई है, तत्काल हमने संज्ञान लेते आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए ठीक है। रथ साहब, क्या आप भी मानते हैं कि जो ये दावे कर रहे हैं प्रवीण जी, बीजेपी जो दावे कर रही है इस तरह की घटनाओं को लेकर के, उनमें कुछ दम है? जी जी जी, देखिए जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें विलंब तो हुआ होगा, जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए और मॉब जिस तरह से इकट्ठा होता है, फिर मॉब पे कंट्रोल करने में पुलिस बल को, जो मौजूदा पुलिस बल होता है, उसको परेशानी होती है, फिर बाहर से अतिरिक्त बल बुलाना पड़ता है। इस बीच जो नुकसान हो चुका होता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इलाके के लोगों को और प्रदेश को। इस मामले में भी ऐसे ही कुछ हुआ। देखिए आप याद कीजिए, अगर बलौदा बाजार की जो घटना हुई थी उस समय अगर सही समय पर नियंत्रण हो गया रहता तो बातें इतनी नहीं बढ़ती। पुलिस के पास LIB होती है, तमाम तरह से सूचना तंत्र होता है, उसके बाद भी अगर इस तरह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अचानक से कोई घटना, छोटी सी घटना बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या दंड देने का अधिकार प्रशासन को है? प्रशासन का अधिकार स्थितियों पर नियंत्रण करने का है, दंड देने का अधिकार तो पुलिस प्रशासन का भी नहीं है। उनको तो सीधे मामले को जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत लाना है और कोर्ट में पेश करना है। तो कहीं ना कहीं इन दिनों, इन वर्षों में ये देखा जाने लगा है कि सरकारें अपने राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से फैसले लेती हैं और उस हिसाब से पुलिस बल को डेप्यूट किया जाता है, उस हिसाब से पुलिस बल को भेजा जाता है और इसीलिए तात्कालिक निर्णय लेने में कहीं ना कहीं गलती होती है या देरी होती है। अगर तात्कालिक तौर पे तुरंत सख्त कार्यवाही करते हुए जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्व हैं उनको कुचल दिया जाए, तुरंत पुलिस पहुंच जाए वहां पर और तुरंत वहां पर कानून व्यवस्था का कंट्रोल हो जाए, तो न नुकसान होगा न सरकार की बदनामी होगी। तो लेकिन जब कहीं ढीलापन आता है इसमें, या पुलिस को ये महसूस होता है कि हमको ऊपर से ऑर्डर्स लेने हैं उसके बाद ही हम कार्यवाही कर पाएंगे, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में देखिए, जहां जहां पर इस तरह से छोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कसावट में पुलिस देरी करती है और कसावट से कार्रवाई हो तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है, होगी नहीं ऐसी घटनाएं। अच्छा रथ साहब, अभी आपने कहा कि सरकारें अपने हिसाब से अपना फायदा या नुकसान देखती हैं इस तरह की जब कोई घटना घटित होती है, लेकिन चलिए सरकार का अपना फायदा नुकसान वो देख रही है, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं जनता का तो हो रहा है ना, समाज का तो नुकसान हो रहा है ना रथ साहब? जनता का ही नुकसान होता है। हम लोग छत्तीसगढ़ में इसी तरह की घटनाएं, अवैध शराब के कारण गांव में दंगे, गांव में जो लड़ाइयां देख चुके हैं। रायपुर के आसपास भानसोज वगैरह में इस तरह से घटनाएं हुई थी, जहां पर जो 2 गुट में बढ़ जाते हैं गांव वाले और उसके बाद फिर जो झगड़े होते हैं, जो नुकसान होता है आगे चल के गांव का नाम भी बदनाम होता है। तो ये अगर त्वरित कार्रवाई पुलिस बल कर दे तो उसमें इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। और मुझे लगता है कम्युनिकेशन जितना अभी है, जिस तरह से संसाधन है, कंट्रोल किया जा सकता था। बहुत दूरी भी नहीं है राजिम की, लेकिन इन घटनाओं को इसीलिए थोड़ा बढ़ने का मौका देना गलत है। इसमें सरकार और त्वरित कार्रवाई हो सकती थी। हो सकता है कि पुलिस की अपनी व्यवस्था हो, लेकिन इस पे और त्वरित कार्रवाई करके इसे नियंत्रित किया जा सकता था। जी चलिए अमित जी, रथ साहब कह रहे हैं कि और त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, कंट्रोल किया जा सकता था, और साहू जी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कोशिश की और जितना कर सकते थे, जितनी जल्दी कर सकते थे उतनी जल्दी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, अगर अपराधियों के, मैंने जैसा पहले ही कहा था कि इतने हौसले क्यों बुलंद हैं। कोई अगर जमानत पे छूटा है और आके फिर 3-4 लोगों से मारपीट करता है, अलग अलग गांव में जाके मारपीट करता है, तो ये आरोपी की गलती है कि सरकार से सांठगांठ है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रशासन इतना लचर क्यों हो गया है अपराधियों के सामने। एक खौफ का वातावरण होना चाहिए अपराधियों के बीच में। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब अपराधी खुलेआम मारपीट करें और सरकार खामोश है, तो ये लापरवाही नहीं, ये सांठगांठ तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उन्हें किसका संरक्षण मिला था? मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 1 साल से वो जेल में थे और आरोपी छूटे थे, तो क्या उनकी निगरानी नहीं करी जानी थी? और जिस प्रकार से ये शासन सिर्फ शासन तो लोगों के कमजोर लोगों को शक्ति प्रदान करने का काम होना चाहिए।
लेकिन यहाँ अगर सुशासन है कि जिस प्रकार से मारपीट हो रही है, लोगों के घर जल रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, मारपीट किया जा रहा है, प्रशासन मौन है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये इनका सुशासन है तो छत्तीसगढ़ की जनता को माफ करिए, ऐसा सुशासन नहीं चाहिए। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देवांशु जी जी कि जिस प्रकार से जब अपराधी बेखौफ होके अपराध करें तो सत्ता की चुप्पी सवाल तो पैदा करती है, जनता के कुछ करारे सवाल तो होते हैं। न्याय अगर डर जाए ताकत से तो लोकतंत्र की सांस जरूर रुकती है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये घटनाएं जो बार बार हो रही हैं, सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। मैं आदरणीय अपने अनुज प्रवीण भाई से भी कहूंगा कि सरकार तक हम ये बात पहुंचाए कि ये छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस ये मांग करती है कि जिस प्रकार से इन्हें खुलेआम जो खुलेआम ये कार्रवाई नहीं हुई और जो अपराध कर रहे हैं और जिस प्रकार से इनको किसने संरक्षण दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं फिर वहां के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे छत्तीसगढ़ हमारा बदनाम हो, कलंकित हो। हम सब वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं और एक दूसरे को हमेशा हम मदद करने वाले लोग हैं और मन के एक समान की बात करने वाले हम लोग हैं। सबसे मैं निवेदन करता हूं कि शांति स्थापित करें, शांति बना के रखें, प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रशासन जो है उसको सख्ती अपनाना पड़ेगा, तभी ये अपराध जो हो रहा है, अपराधी बेखौफ होकर जो घूम रहे हैं, वो उनमें डर व्याप्त होगा, भय व्याप्त होगा, तभी कुछ घटनाएं कम होंगी, ऐसा हमारा मानना है। तो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत ना होई। एग्जैक्टली, डर का होना बहुत जरूरी है भाई। जब तक डर ही नहीं होगा तब तक अपराधी तो बेलगाम हो जाएंगे, बेखौफ हो जाएंगे, उनके मन में जो आएगा वो करेंगे। प्रवीण जी देखिए दिव्यांशु जी, जी, तो ये भी मानना है कि हुकूमत जब अपराधियों से हाथ मिला ले तो उसका जो डिमेरिट्स होती है, उसके लपटें बस्तियां तक आती हैं और ये हो रहा है यहाँ पर। तो सत्ता पर सवाल तो उठाना लाजमी है। और जब जनता प्रताड़ित हो, किसी का घर जल जाए, किसी से बार बार मारपीट किया जाए, 3-3, 4-4 गांव में जाके लोगों को छूटने के बाद मारपीट करे, मतलब उनका हौसला कितना वो है, मतलब कहते हैं ना कि हौसला कितना बुलंद है। उस हौसले को हमको तोड़ना है। उनको समझ में आना चाहिए छत्तीसगढ़ शासन में प्रशासन का ही राज चलेगा, इन जैसे अपराधियों का राज नहीं चलेगा। फिर वो चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, वो राहत इंदौरी जी के शब्दों में कहें तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे केवल हमारा मकान थोड़े ही है। प्रवीण जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो आदरणीय मेरे बड़े भाई आदरणीय अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि चुप्पी अगर हम देखें तो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से क्यों हो रही, आज तक क्यों चुप्पी बताइए। बलौदाबाजार की घटना में जहां पर कलेक्ट्रेट जला दिया गया, जहां पर एसपी का कार्यालय जला दिया गया और जमानत पर आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आज भी है देवेंद्र यादव। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के संगठन ने कब उनसे पूछताछ, कौन सा शोकॉज नोटिस दे क्या आज भी अगर कहें तो जमानत पर है सर, जो न्यायालय ने उनको दोष मुक्त नहीं किया है। और देखिए उस घटना के तुरंत बाद सारंगगढ़ की महिला विधायक, इन्हीं की पार्टी की विधायिका श्रीमती जो है उत्तरी जांगड़े ने क्या कहा था, कलेक्टर का ऑफिस जला दो। एक घटना होने के बावजूद फिर से इनकी पार्टी की विधायक कहती है कि भाई कलेक्टर ऑफिस जला दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपके पार्टी ने क्या किया, कोई संज्ञान लिया क्या? जो आप बोले राजनीतिक संरक्षण और साठगांठ कांग्रेस पार्टी करती है अपराधियों के साथ। और देखिए कांग्रेस पार्टी में तो परिपाटी है कि जो जितना बड़ा अपराध करेगा उसको उतना बड़ा जो है पद दिया जाएगा। सूरजपुर की जब घटना होती है जहां पर कांस्टेबल के जो है मासूम बेटी और उनके जो पत्नी को जब हत्या की जाती है, उसका आरोपी कुलदीप साहू किस पार्टी से संबंध रखता था? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता था। तो और देखिए, और वहां के जिलाध्यक्ष ने भी कहा था अपने प्रदेश के आला कमान को कि भाई इस व्यक्ति को इस संगठन से हटाइए, लेकिन आपके आला कमान ने संरक्षण देकर रखा था। तो निश्चित रूप से संरक्षण आपके यहाँ मिलती है। और देखिए अगर भाजपा की हम बात करें तो लगातार हमने कसावट किया है, इस लगातार हम कहें तो कहीं ना कहीं वहां पर तत्काल जो है हमने पुलिस बल पहुंचाई है। और निश्चित रूप से कोई बड़ी जो अपनी घटना हो सकती थी उसको कहीं ना कहीं पुलिस बल ने अच्छे से कहीं ना कहीं जो है अपने जो है शौर्य और पराक्रम के माध्यम से वहां पर कंट्रोल किया है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, यही पराक्रम बताइए बीरनपुर की घटना के समय क्यों नहीं हुआ था? वहां पर अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर साहू के साथ साथ लगभग 2 से 3 अन्य लोगों की भी हत्या हुई थी,
तब तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया था, और निश्चित रूप से तो अगर कहें तो गृह मंत्री जी का भी गृह क्षेत्र था, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? वहीं के निवासरत मंत्री, पूर्व मंत्री करके तो रविंद्र चौबे जी ने वहां तक जाना जो है लाजमी नहीं समझा। तो निश्चित रूप से आपकी निष्क्रियता थी, यहां पर निश्चित रूप से स्वीकार की घटना हुई है, लेकिन सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया, इसलिए वहां के जिले के अलावा जो है अन्य 3 जिलों से भी वहां पर जो है पुलिस बल तत्काल पहुंचाई गई है, और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। और प्रदेश शांति का प्रदेश है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जहां जहां पर अगर पाए जाते कि जहां पर अपराध होता है, चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, चाहे बलौदाबाजार की घटना हो, या कहीं भी घटना आप देख ले। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, मैं अभी जब आपके डिबेट की तैयारी कर रहा था, कुछ फैक्ट्स मेरे सामने आए कि मंदिर, पिछले साल इन्होंने मंदिर तोड़ा था। देखिए, मंदिर तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है सरकार का चुप रहना। गाड़ियां जली, गाड़ियां जली, घर जले, लोग लहूलुहान हुए, और सरकार कह रही है सब स्थिति कंट्रोल में है। मतलब आप समझिए कि स्थिति कितनी विकराल है। और मैं तो ये फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कागजों पे ही दिख रहा है कि हो रहा है, कहीं किसी भाजपा नेता का संरक्षण तो नहीं है, क्योंकि इतनी हिम्मत आदमी तभी करेगा जब सत्ता का संरक्षण उसके ऊपर होगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रवीण जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल जांच हो रही है। देखिए, तो निष्पक्ष जांच की मांग जो है जो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा, मुझे आपका उत्तर नहीं मिला कि देवेंद्र यादव पर पार्टी संगठन ने क्या कार्रवाई किया। आपके जो विधायक है उत्तरी जांगड़े, जिन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, कैमरे के सामने बाइट दिया है कि कलेक्टर ऑफिस जला देना चाहिए, आपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? क्या आप कलेक्टर के ऑफिस को जलाने का समर्थन करते हैं? क्या बताइए। आप ही की पार्टी के विधायक का बयान आप जाके सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देकर बड़ा नेता बनाना चाहती है, और संदेश देना चाहती है कि जो जितना बड़ा अपराध करेगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। और दिव्यांशु जी, देखिए, मैं आपको फिर से एक फैक्ट बता रहा हूं कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रताड़ना के चलते अगर एक शिक्षक ने टीचर्स डे के दिन सुसाइड किया था, उनका नाम स्वर्गीय ठाकुर जी है, और बाकायदा अपने सुसाइड नोट पर मोहम्मद अकबर का नाम लिखा। फिर से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बताइए क्या कार्रवाई किया? कांग्रेस का संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि देखिए, इनके यहां राजनीतिक संरक्षण मिलता है अपराध करने वालों को, और संरक्षण के साथ साथ संवर्धन बढ़ावा भी दिया जाता है। देवेंद्र यादव को उदाहरण मैंने दे दिया, उत्तरी जांगड़े का उदाहरण मैंने दे दिया, मोहम्मद अकबर को उदाहरण दे दिया। अरे किसी एक पर आपने कोई कार्रवाई किया हो या शो कॉज नोटिस दिया तो बता दीजिए, मुझे चैलेंज दे रहा हूं, बता दीजिए मुझे। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाहेंगे या रथ साहब से टिप्पणी लूं मैं? जी अमित जी ने क्या बोला? जी, उन्होंने देवेंद्र यादव को लेकर के बोला है कि देवेंद्र यादव को लेकर के आपने कोई कार्रवाई की या नहीं की, वो ये कह रहे हैं। जी देखिए, कानून अपना काम करेगा। आपने तो जिस प्रकार से, मैं अभी मैटर क्योंकि सब जुडिस है उसमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक चीज जरूर आश्वस्त करूंगा आपको कि जिस प्रकार का केस इन्होंने बनाया है और मैंने पढ़ा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में देखिएगा ये पूरी कार्रवाई क्वैश होगी। चलिए ठीक है, रथ साहब, ये तो चलिए ठीक है, एक दूसरे पे आरोप लगाना कि नहीं वो संरक्षण दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि नहीं कांग्रेस का संरक्षण है, कांग्रेस नहीं बीजेपी का संरक्षण है, ठीक है। देखिए, नक्सली मोर्चे पे मैं भी मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि सफलता मिली है, कहीं ना कहीं सरकार बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने पिछले 2 साल में। लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो राजम में हुई है या जो बलौदाबाजार में हुई थी, कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते हैं कि जो पकड़ होनी चाहिए पुलिस के ऊपर या जो एक कंट्रोल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं? रथ साहब। जी बिल्कुल, मैदानी क्षेत्र में जहां पर किसी किस्म का नक्सली चुनौती नहीं रही है, वहां पर अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह से कानून और व्यवस्था को चुनौती मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक पुलिस के रौब के कम होने का ही परिणाम है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में ये डर नहीं है कि वो पुलिस से डरें, बल्कि कानून व्यवस्था से आसानी से वो निपट सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आया, इस कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। अब ये गरियाबंद जिले की राजिम की जो ये घटना है, जिस तरह से इसमें भी जमानत पे आने वाले व्यक्ति का इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि वो मारपीट करने पे उतारू हो गया, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो आसानी से बच जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा और वो आसानी से अपना दादागिरी को कायम रख सकता है करके। इसी तरह से और जगहों पे भी देखने में आया है कई बार। तो ये दबंगाई जो है लोगों की खत्म हो, इसके लिए पुलिस को
अपना रौब दिखाना चाहिए। पुलिस जरूरी नहीं है कि पुलिस मारपीट ही करे या पुलिस किसी का जुलूस ही निकाले। पुलिस के पास और दूसरे तरीके हैं और गिरफ्तारी होती है और दूसरे तरीके से पुलिस जो है नियंत्रित कर सकती है। और उसका रौब ऐसा होना चाहिए कि अपराधी डरे और आम आदमी जो है वो खुश रहे और पुलिस के पास आम आदमी इंफॉर्मेशन भी पहुंचाए, आम आदमी पहुंचे भी और डर जो है केवल अपराधियों को हो। तो वो माहौल लाना चुनौती है और अभी रायपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू भी की गई है, तो हो सकता है इसका परिणाम राजधानी में भी हमको देखने को मिले। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि 3 सवारी में लोग निर्द्वंद तरीके से 2 व्हीलर में चल रहे हैं। बहुत सारे ट्रैफिक के कानून को तोड़ा जा रहा है। इस तरह से पुलिस को अपनी व्यवस्था दिखानी पड़ेगी, तब जा करके ये कंट्रोल हो पाएगा अपराधियों। बिल्कुल बिल्कुल। जी अमित जी, समय समाप्त होने जा रहा है। जल्दी से अगर आप अपनी बात करना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आगजनी हुई, मारपीट हुई, लोग लहूलुहान हुए, ये सुशासन नहीं, ये संरक्षण है। चलिए ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पुलिस किस लिए है? कानून व्यवस्था बनाने के लिए है। अगर ये जो घटना राज्य में हुई है, इस तरह की घटनाएं अगर बार बार होंगी, अगर इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट होंगी, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जो छवि है उस पर तो कहीं ना कहीं बट्टा लगता ही है। और सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल बढ़ाए, एक उदाहरण पेश करे, जो इस तरह के तत्व हैं उन पर लगाम लगाए। गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।